एक तो राजीव जी सबसे बड़ा अजीब सा सच ये है कि जब राहुल गांधी को कोरोना की एहतियातों की चिट्ठी दी गई, उसके पहले से ही राजस्थान जन आक्रोश यात्रा चल रही है और अभी भी चल रही है। उस यात्रा को कोई उस यात्रा से कोविड का कोई खतरा नहीं है। अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो आनन फानन में उस यात्रा को रोक दिया गया। उसी रणनीति के तहत, जिस रणनीति के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में मास्क पहन के चले गए, जबकि किसी वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक में भी बाकी राष्ट्राध्यक्षों ने मास्क पहने हुए थे, वो अकेले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये सेकेंड वेव के बाद की बात है। अब आनंद फानन में उन्होंने राजस्थान बीजेपी ने उसको यात्रा को, जन आक्रोश यात्रा को रोक दिया, जन आक्रोश यात्रा को, और अब उसको दोबारा चालू किया है। अभी 2 घंटे पहले उन्होंने वापस कहा है कि हमने नहीं रोकी है यात्रा। तो अगर जन आक्रोश यात्रा से कोविड का खतरा नहीं है तो भारत जोड़ो यात्रा से कैसे खतरा है? जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, जिस दौर में नवीन कुमार प्रभावित हुए थे या जिस दौर में हमने अपने तमाम लोगों को खोया है, उस वक्त देश का जो इम्यूनाइजेशन था कोरोना के प्रति वो 30% भी नहीं था। आज 90% से ऊपर एक डोज और 8% के करीब दोनों डोज के लोग हैं। दुनिया के सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं, बड़े साइंटिस्ट, कि 70% से ऊपर की आबादी अगर वैक्सीनेटेड है तो वो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देगी, यानी आपस में ही लोग एक दूसरे को इम्यून कर देंगे। ये पहले ही नहीं कि कोरोना के समय नहीं, कोरोना के पहले भी जो महामारी आई उसमें भी ये एक डॉक्ट्रिन है, ये थ्योरी है जो चलती रही, जिसपे जो सही भी साबित हुई है। तो ये मुझे लगता है कि केवल और केवल अभी राहुल गांधी को या यात्रा को रोकने के लिए ये कोई हथकंडे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बहुत देर हो चुकी है। राजनीति का जो उत्तर है वो राजनीतिक होना चाहिए। अगर वो राजनीति का उत्तर राजनीतिक नहीं है, इसका मतलब है कि आप उस राजनीति से घबरा रहे हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यात्रा देखिए दिल्ली में प्रवेश कर रही है, और जब दिल्ली में प्रवेश कर रही, जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें करेंगे, लिखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ मीडिया है, यहाँ संसद है, और यात्रा ने अब तक जो उसमें ब्रेक भी आ रहा है, तो यात्रा की अब तक की जो उपलब्धियां हैं या जो ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हो या मीट होने चाहिए, उन सब पे विवेचना होगी। जो मैं देख पा रहा हूं, एक वैकल्पिक, जैसे अभी आपने राहुल गांधी की 2 बातें सुनाई। राहुल गांधी एक तो जन संवाद कर रहे हैं, दूसरा कि वो बहुत सारे लोगों से ब्रेक के दौरान भी समाज के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं। कुछ उसमें बुद्धिजीवी मिल रहे हैं, अभी हमने देखा रघुराम राजन उनसे मिलकर आए और वो बातचीत भी हमने सुनी पूरी। तो एक बहुत, इसकी बहुत आवश्यकता थी देश में, जिसका वैक्यूम था कि एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श जो है वो पैदा हो देश में। मुझे लगता है कि उस तरफ काफी बड़े कदम उठ गए हैं। एक वैकल्पिक राजनीतिक सोच देश में पैदा हो रही है जो नफरत के इतर है, जो सत्ता में और आर्थिक संसाधनों में एकाधिकार से अलग है, जो पिछले 8 साल में हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से घबराहट तो देखिए वो होगी सत्ताधारी दलों में, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के पास डे 1 से यात्रा के लिए उनका कोई स्ट्रेटेजिक जवाब उनके पास नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं कभी वो उसमें नारे बाहर से डब करके लगाते हैं, कभी वो, आज अभी देखिए वो जूते का फीता बांधने का एक किस्सा आपने बताया कि आ गया। इस तरीके की बचकानी हरकतें जो है वो करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यात्रा ने एक लंबी लकीर जरूर खींच दी है, और वो
अब कांग्रेस पार्टी पर और समाज के तमाम वर्गों पर ये निर्भर करता है कि यात्रा ने जो अब तक किया है उसको कैसे वो कैपिटलाइज करें, कैसे कन्वर्ट करें इसको, ताकि वो और जो है उसके रिजल्ट जो है सामने आए। जी जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मिटाना अभी मुश्किल लग रहा है सत्ता पक्ष को। जी, वही मैंने कहा कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी इस भारत जोड़ो यात्रा का पॉलिटिकल जवाब नहीं ढूंढ पा रहे, और पॉलिटिकल जवाब जब तक उनके पास नहीं होगा तो ये पन्ना प्रमुख वगैरह से कुछ काम होता नहीं है। देखिए, और दूसरी बात, मैं नवीन जी से सहमत हूं कि चीन को लेकर ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। चीन के सवाल पर बचते हैं, संसद में बयान नहीं दे रहे हैं, संसद के बाहर नहीं बोल रहे हैं, और ये कोई पहला किस्सा नहीं हुआ है। हम आप ही के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि 850 से ज्यादा चीन ने LAC या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है भारत और चीन के बीच में, सैनिकों को मारा है, हत्याएं की है उनकी, और उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री चुप रहे, और केवल चुप नहीं, बाली में जाके हाथ भी मिलाया है। जो चिदम्बरम ने सवाल पूछने को कहा है कि आप बताएं कि बात क्या हुई है। दूसरी बात देखिए, अगर कोरोना का खतरा वाकई है तो प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए, पहली बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे और मीडिया में जिस तरीके का प्रचार चल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। दुनिया इस वक्त, राजीव जी, आर्थिक मंदी के मुहाने पर बैठी हुई है। हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, बड़ी मुश्किल से कल कारखाने, दफ्तर वगैरह चलना चालू हुए, कॉलेजेस खुले हैं। अगर ये पैनिक फैल गया, लोगों ने घर वापस जाना शुरू कर दिया डर के मारे, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव में बहुत लोगों की मौतें हुई, लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। अगर ये पैनिक फैल गया और वो केवल राजनीतिक हथकंडों की वजह से फैलाई गई, र्यूमर की वजह से फैल गया, तो इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बुरा होगा इसका। तो अगले 3-4 दिन सरकार को इसमें बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर वो रूमर है तो रूमर को बढ़ाए नहीं, और वास्तविकता है तो वास्तविकता का एक गाइडलाइन इशू करें कि किस स्तर का खतरा है, किन लोगों को खतरा है, और किस स्तर का जो है वो क्वारंटाइन किया जाएगा। कुछ दफ्तर बंद होंगे, शॉपिंग मॉल बंद होंगे, हवाई जहाज बंद किए जाएंगे, रेलवे बंद की जाएगी। ये सब चीजें हो चुकी हैं। क्या वापस देश वहां पहुंचने जा रहा है कि लॉकडाउन होगा, पूरा मोहल्ले बंद कर दिए जाएंगे, बैरिकेड लग जाएंगे? ये अफवाहें फैल जाएंगी, और ये अफवाहें, अगर खतरा वास्तविक है तो आप करें ये सब, और वास्तविक खतरा नहीं है तो इन अफवाहों से आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। शेयर बाजार तो 2 दिन से गिर ही रहा है। ये खबर आप लोग देख ही रहे होंगे, कल 600 पॉइंट, आज लगभग 300 पॉइंट, तो शेयर बाजार में गिरावट है। तो साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यह आर्थिक खतरा भी है, और उसी तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और साथ साथ क्या ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है जानबूझकर, या सचमुच खतरा हमारे मुहाने पे है? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार हमारी कितनी मुस्तैद है, चुस्त है, और वो भी जबकि हम 2 गंभीर लहरों को झेल चुके हैं, ये और जहां ना एम्बुलेंस, ना बेड, ना अस्पताल, ये सब कुछ झेल चुके हैं, हम सब कुछ देख चुके हैं। और इतना ही नहीं,